नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एस के स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम पिछले क्लास में आपको सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में हमने बताया था। आज हम लोग जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषताएं, है ना। इस सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में आज हम लोग, है ना, कुछ चर्चा करेंगे। हमने कहा था जैसे कि इनके विषय में यहाँ पे जो भी चीज़ें खोजी गई थी, यहाँ पे जो भी स्थलों की खोज की गई थी, प्रमुख मेन जगहों की, उनके बारे में हमने बताया। वहाँ से क्या क्या प्रमाण मिले हैं उनके बारे में भी हमने बताया। आपको हम बताने वाले हैं कि यहाँ पर इस सभ्यता में, ठीक है, छोटे छोटे आवासीय भवन, जिसे हम स्मॉल रेसिडेंशियल बोलते हैं, छोटे छोटे रहने लायक जो जगह होते हैं वो हुआ करते थे। यानी हम लिख सकते हैं कि छोटे छोटे आवासीय घर होते थे या फिर भवन होते थे। छोटे छोटे क्या मिले हैं? आवासीय भवन, आवासीय भवन जिसे हम रेसिडेंशियल हाउस भी कहते हैं। रेसिडेंशियल हाउस कहते हैं, ये होते थे। क्या होते थे? रेसिडेंशियल हाउस हुआ करते थे। और इस रेसिडेंशियल हाउस में, यानी इस आवासीय भवन में, इसमें 4 कमरे हुआ करते थे। कितने कमरे? 4 कमरे होते थे। कितने कमरे होते थे? 4 कमरे होते थे, ठीक है। 4 कमरे इसमें हुआ करते थे और प्रत्येक मकान में रसोई घर यानी कि किचन, है ना, प्रत्येक घर में क्या हुआ था? प्रत्येक घर में रसोई घर और स्नानाघर और स्नान घर, है ना। रसोई घर और स्नान घर हुआ करते थे, या स्नानागार बोल सकते हैं, होते थे। क्या हुआ करते थे? रसोई घर और स्नान घर। और घरों के मुख्य दरवाजे, घरों के मुख्य जो दरवाजे हुआ करते थे, आगे की ओर ना खुल करके कहाँ खुलते थे? पीछे की ओर खुलते थे। आगे की ओर ना खुल करके कहाँ खुला करते थे? पीछे। यानी घरों के जो मेन दरवाजे थे, घर के मुख्य दरवाजे कहाँ खुलते थे? पीछे की ओर खुलते थे। पीछे की ओर खुलते थे। कहाँ खुला करते थे? पीछे की ओर खुलते थे, आगे की ओर ना खुलकर। आगे की ओर ना खुलकर कहाँ खुलते थे? पीछे की ओर खुला करते थे, है ना। ये सेफ्टी सिस्टम होता था उस समय का, है ना। उस समय का सेफ्टी देखिए कितना मजबूत तरीके से बनाया गया होता था। यह सभ्यता कैसे थी? यह कैसी सभ्यता थी? यह शांति प्रिय सभ्यता थी, है ना। कोई किसी से उतना ये झगड़ा झंझट वाले मसले नहीं थे। शांति प्रिय सभ्यता, ठीक है। यह कैसी सभ्यता थी? शांति प्रिय सभ्यता थी। इस समय समाज में 4 वर्ग के लोग हुआ करते थे। कितने प्रकार के? 4 वर्ग के। इस समय समाज में 4 वर्ग के लोग रहा करते थे। अब आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा, ये कौन से 4 प्रकार के लोग रहा करते थे? कि लोग रहा करते थे। अब कहेंगे ये 4 प्रकार के कौन से लोग होते थे? तो जैसे हम वर्ग बोले ना, तो इस वर्ग में हम चारों के नाम लिख दे रहे हैं, ठीक है। पहला हुआ करता था विद्वान, जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हुआ करते थे, विद्वान। 1 मिनट जरा सा। हाँ, तो कहा थे हम लोग विद्वान के पास। तो ये 4 प्रकार के वर्ग के लोग रहा करते थे। पहला कौन होता था? विद्वान। और दूसरा कैटेगरी का जो दूसरे वर्ग का जो लोग होता था वो था योद्धा। कौन से थे? योद्धा। और तीसरा जो कैटेगरी था वो व्यापारी हुआ करता था। क्या हुआ करता था? व्यापारी। तीसरा व्यापारी। पहला क्या था? विद्वान, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारी, और चौथा क्या होता था? मजदूर। क्या होता था? 4 वर्ग के
लोग रहा करते थे। कहाँ पे? समाज में। किस टाइम? उस टाइम पे। तो है ना, पहला था विद्वान, दूसरा था योद्धा, तीसरा व्यापारी और चौथा मजदूर। उसमें गहने अथवा आभूषणों का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों करते थे। कब? इस समय की बात है। इस समय गहने एवं आभूषण का उपयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों करते थे। ठीक है, उस समय गहने का जो उपयोग हुआ करता था स्त्री भी करते थे और पुरुष भी करते थे, दोनों मिलके किया करते थे। ठीक है, और व्यापारी लोग मनोरंजन के लिए पासे का खेल खेलते थे। कौन सा खेल खेलते थे? पासे का खेल खेलते थे व्यापारी लोग मनोरंजन के लिए, ध्यान से समझते जाइएगा, है ना, अपना एंजॉयमेंट करने के लिए डाइस, पासे का खेल खेलते थे। पासे का खेल खेलते थे। ठीक है, कौन सा खेल खेला करते थे? पासे का खेल खेलते थे। ठीक है, और ये लोग का एक फेमस लड़ाई और हुआ करता था, पशुओं को आपस में लड़वाना। जैसे बकरे को लड़ाना, भेड़ को लगाना, भैंसा को लड़ाना, है ना। तो दो पशुओं को आपस में लड़ाई करवाई जाती थी और पशुओं की लड़ाई का खेल, पशुओं की लड़ाई का खेल कराते थे। ठीक है, इसमें क्या करवाते थे? और पशुओं के लड़ाई का खेल भी करवाया करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लोग उस समय मनोरंजन के लिए इन सारी चीजों का उपयोग किया करते थे। अब यहाँ की जो इकोनॉमी है ना, जैसा कि आप कहेंगे कि यहाँ के सर यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है, इकोनॉमी यहाँ पे किस पे डिपेंड हुआ करती थी, है ना, तो यहाँ का प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन, है ना। इसकी अर्थव्यवस्था अगर बोले तो सिंधु घाटी सभ्यता की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, इसकी इकोनॉमी कहाँ किस पर डिपेंड करती थी? ठीक है, इसकी इकोनॉमी किस पे डिपेंड करती थी? तो इसकी इकोनॉमी डिपेंड करती थी, इसकी जो इकोनॉमी निर्भर करती थी पशुपालन, उद्योग और कृषि, क्योंकि उस समय तो कृषि यानी खेती करना लोग सीख चुके थे, है ना, उस समय खेती के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, इसमें किसी भी कॉइन का आविष्कार नहीं हुआ था, इसमें कोई भी कॉइन नहीं चलता था, कोई भी कॉइन नहीं चलता था। ठीक है, सिक्के का प्रचलन नहीं हुआ था। और इस समय एक ही चीज थी, वस्तु विनिमय प्रणाली, है ना। कौन सी सुविधा थी? वस्तु विनिमय प्रणाली। इसका मतलब क्या होता है? वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है सामान के बदले सामान लेना। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे घर में दाल है, ठीक है, मेरे घर में क्या है? दाल है, और मान लीजिए मेरा एक दोस्त है, उनके घर में चावल है, तो भाई दोनों एक दूसरे की जरूरतों को कैसे पूरा करते थे? दोनों अपने यहाँ का सामान का अदला बदली कर लेना, है ना। मतलब हमने उसको चावल दे दिया और उसने हमको क्या दे दिया? दाल दे दिया, या फिर उसने चावल दिया, हमने दाल दिया। तो दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज करके जो हम अपने अपने सामानों के लिए जो आवश्यक सामग्रियां हैं, इसका उपलब्ध कराना ही क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी कि वस्तु से सामान, जो वस्तु हमारे पास नहीं हुआ करती थी, उससे हम क्या करते थे? लेन देन। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर बात करें तो जैसे मेरा एक दोस्त है, उसके पास चावल है लेकिन उसको चाहिए गेहूं, लेकिन मेरे पास गेहूं नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति के पास गेहूं है। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, है ना, तो क्या करेगा? हम उनसे, वो मेरे माध्यम से उनसे वो क्या खरीदेगा? गेहूं खरीदेगा। तो कैसे? पैसे से नहीं, क्योंकि पैसे का तो उस समय कोई मूल्य ही नहीं था, है ना, कोई कॉइन्स नहीं चला करते थे। तो क्या करते थे? एक माध्यम, मीडिएटर के माध्यम से, एक माध्यम के तरीके से, है ना, वो उस गेहूं को अपने पास, है ना, वो भी किस विधि से? वस्तु विनिमय प्रणाली से, है ना, यानी कि वस्तुओं के लेन देन के माध्यम से ही वो चीजें वो अपने पास ले जा सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, इस प्रकार से यह व्यवस्था उस समय थी। उस समय कोई भी कॉइन नहीं चला करते थे। उस समय लिपि, स्क्रिप्ट थी, लिपि, है ना, और उस समय भावनात्मक चित्र मिले हैं,
है ना, उसमें का प्रमाण था भावनात्मक चित्र, भावनात्मक चित्र मिला है। भावनात्मक चित्र क्या होता है? सेंसिटिव फिगर्स, जैसे कि होता है ना आपके ऐसा चित्र जो आपके मन को छू जाए, ठीक है, जो आपके मन में कोई चीज उत्पन्न करे, ठीक है, उसे भावनात्मक चित्र बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद 1000 अक्षर प्लस चित्र का प्रमाण मिला है। 1000 अक्षर लिखा हुआ प्लस क्या मिला है? चित्र का प्रमाण मिला है। कोई दिक्कत? 1000 अक्षर और चित्र का प्रमाण मिला है। और इसमें इस समय की जो व्यवस्था थी, लिखने की जो व्यवस्था थी, दोहरी लेखन प्रणाली। इस समय क्या थी? दोहरी लेखन प्रणाली। अब कहेंगे ये दोहरी लेखन प्रणाली क्या होती है? दोहरी लेखन प्रणाली क्या होती है? इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए राइट है, ये है लेफ्ट, इधर से हम लिखते लिखते जाते थे, ठीक है, हम नहीं, उस समय के लोग इधर से लिखते लिखते जाते थे और वापिस से फिर इधर लेफ्ट से लिखना चालू करते थे, और ये लिखते हुए कहां तक पहुंचते थे? राइट में, फिर यहां से राइट से लिखते कहां तक? लेफ्ट तक, फिर लेफ्ट से लिखना शुरू करते। ठीक है, राइट तक, यानी राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। इसी को कहते हैं दोहरी लेखन प्रणाली। मतलब जैसे कि हमने इधर से लिखना शुरू किया, लिखते लिखते फिर वापस इधर से चलने लगे, फिर वापस इधर से, फिर इधर से, जैसे सांप वाला नहीं खेल खेलते हैं, जैसे छोटा नोकिया वाला गेम में होता था, है ना जी। तो नोकिया वाला में क्या होता था कि इधर से सांप गया, फिर इधर रिटर्न, मतलब उसी डिजाइन से। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिएगा, इसके बाद होता है आर्यों का आक्रमण लगभग 1750 बीसी में, है ना। इसके बाद क्या होगा? आर्यों का आक्रमण। क्या होगा इसके बाद? 1750 बीसी के आसपास, है ना, में क्या होगा? आर्यों का आक्रमण, आर्यों का आक्रमण। ठीक है, आर्यों का आक्रमण होगा। कोई दिक्कत? अब हम पढ़ेंगे आर्यों का आक्रमण हुआ कैसे, तो ये कहलाएगा हमारा वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता, जिसे हम बोलेंगे वैदिक सिविलाइजेशन। कोई दिक्कत? चलिएगा, अब है कि वैदिक सभ्यता की नींव किसने डाली, आप इसे पहले नोट कर लें, फिर हम जो है अगला सेशन चलेंगे। ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं। काम कीजिएगा भाई, है ना। आपके पीछे अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य दायित्व तो बनता है कि आप भी काम करें। ठीक है, मेहनत नहीं कीजिएगा तो कोई जिंदगी में काम देने वाला नहीं है। ठीक है, दुनिया, है ना, बिना मेहनत का कहीं कुछ नहीं मिलता है। आप लगन के साथ मेहनत कीजिए, आपको हर चीज मिलेंगे, अपनी मेहनत के बदौलत मिलेंगे, कोई ला के थोड़ी ना देगा जी। दुनिया में एक ही चीज तो है कि आप जो भी चीजें पाना चाहते हैं अपनी मेहनत के बदौलत, कोई किसी का कुछ नहीं देता है। और यहाँ एक ही चीज है, कोई किसी का दिया नहीं खाता है। ठीक है, सब अपने भाग्य और नसीब का खाता है। तो उसमें ऐसा नहीं कि हम भाग्य के भरोसे बैठ जाएं। ठीक है, आप मेहनत कीजिएगा तो ही भाग्य भी साथ देगा, मेहनत नहीं कीजिएगा तो भाग्य भी साथ नहीं देने वाले हैं। ठीक है, तो आपके मेहनत के ऊपर ही सारी चीजें निर्भर करती है। ठीक है, चलिएगा, देखिएगा, अब हम चलेंगे वैदिक सभ्यता की ओर। ठीक है, हमारा सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होता है, अब हम वैदिक सभ्यता की शुरुआत करते हैं। वैदिक सिविलाइजेशन, इसका कार्यकाल जो टाइम पीरियड है ये 1750 बीसी से लेकर के कहां तक है? 600 बीसी तक है। यानी 1700 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है वो समय हमारा क्या कहलाता है? वैदिक सभ्यता का समय कहलाता है। इस सभ्यता की जो नींव डाली किसने डाली? आर्यों ने। इस समय आर्य लोगों ने आक्रमण कर दिए थे। कहां पे भाई? भारत पे। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि कैसे कैसे खेला हुआ, एकदम कहानी के फॉर्मेट में लेके चल रहे हैं। हम पहले आते हैं इंडिया, अपने भारत में। ठीक है, मेरे ख्याल से ये हमारा क्या है? भारत है।
ठीक है, लगभग मान लीजिएगा ये हमारा भारत है। ठीक है, यहाँ पे भारत से जस्ट क्या बोलते हैं इसको, इस वेस्ट साइड में एक पहाड़ी है, बना देते हैं। ठीक है, इसका नाम है हिंदकुश पहाड़ी। इसका नाम क्या है? हिंदकुश पहाड़ी। ठीक है, ये हमारा है इंडिया, भारत। ठीक है, क्या है? भारत है। कोई दिक्कत? ये हमारा क्या है? भारत है। और इस भारत के जस्ट वेस्टर्न साइड में, ठीक है, एक हिंदकुश नाम की पहाड़ी है। इस पहाड़ी में ठीक इस जगह पे बीचों बीच एक छोटे से दर्रे हैं। दर्रा का मतलब होता है एक छोटा सा जगह, है ना, जिसके माध्यम से, है ना, अपने देश के नहीं दूसरे देश के लोग यहां पर एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ये हैं दूसरे देश के लोग। ये है आर्य। ठीक है, हमने जैसे तैसे बना दिया। ठीक है, अब आप समझ जाइएगा। ठीक है, ये है आर्य लोग। ठीक है, ये एंट्री करेंगे कहां पे? भारत में। कहां एंट्री करेंगे? भारत में। किसके माध्यम से? एक है, ये देखो भाई, हाँ, ये जो जगह दिख रहा है ना, इसका नाम है खैबर दर्रा। क्या नाम है? खैबर दर्रा। और इसी के माध्यम से ये भाई साहब क्या करेंगे? इंडिया में एंट्री करेंगे। क्या करेंगे? इंडिया में एंट्री करेंगे। कोई दिक्कत? अब इंडिया में जो एंट्री करेंगे किसके माध्यम से? खैबर दर्रा के माध्यम से। ये लोग कौन है भाई? ये लोग आर्य हैं। क्या हैं? आर्य लोग हैं। ठीक है, अब कहता है कि वैदिक सभ्यता में कौन लोग आए? इस सभ्यता को जो शुरुआत हुई, इस सभ्यता की शुरुआती करने वाले यही लोग थे। सबसे पहले एंट्री मारे, है ना, सप्त सिंधु नदी के पास। सप्त सिंधु नदी, इसी को बोला जाता है सात नदियों का जहां मेल हो उसी को सप्त सिंधु नदी कहते हैं। सात नदियों का मेल, नदियों का मेल, इसका मतलब यही होता है। कोई दिक्कत? अब आते हैं यहां पर। अब क्या है? वैदिक सभ्यता के लोग कौन थे? है ना, वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो कौन थे? वो कौन थे? तो यही थे भाई आर्य। कौन थे? आर्य। अब बाल गंगाधर तिलक के अनुसार, ठीक है, कहा जाता है कि आर्य कहां से आए थे? बाल गंगाधर तिलक, शॉर्ट में हम लोग इनको क्या बोलते हैं? बीजीटी। ठीक है, के अनुसार इनका कहना था कि भाई आर्य कहां से आए थे, है ना। सबसे पहले आर्य जो आए, कहां से आए थे? आर्य कहां से आए थे? सबका अपना अपना ओपिनियन था। हर एक व्यक्ति का क्या था? अपना अपना ओपिनियन था। ठीक है, आर्य, आर्य जो होता है, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ व्यक्ति, मानव में श्रेष्ठ, है ना। इसका मतलब होता है श्रेष्ठ। कौन भाई? इस चीज में, मानव में श्रेष्ठ मानव। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ मानव। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार कहा गया ये कहां से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहां से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए। फिर बाद में कुछ और लाए, जैसे दयाराम साहनी। इनका जो कहना था,
दयाराम साहनी के अनुसार, दयाराम साहनी के अनुसार ये कहां से आए थे? तिब्बत से आए थे। कहां से आए थे? तिब्बत से। तिब्बत से आए थे। कहां से आए थे? तिब्बत से आए थे। उसके बाद एक मैक्स मूलर के अनुसार, मैक्स मूलर जी का कहना था, मैक्स मूलर के अनुसार कहना था कि ये मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से। कहां से आए थे? मध्य एशिया से। तीनों का तीन कहना हुआ, और ये किसमें थे? झुंड के रूप में थे, अकेले नहीं थे। ये किसमें थे? झुंड के रूप में आए थे। मध्य एशिया से आए, और कैसे आए? झुंड के रूप में, है ना। ये लोग पहले शासन करने के उद्देश्य से नहीं आए थे, लेकिन बाद में, है ना, वैसा कुछ माहौल हो गया। ठीक है, अब आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि अभी अभी सर आपने एक चीज बताई, सैंधव, सप्त सैंधव नदी, मतलब 7 नदियों का जहां मेल, है ना। 7 नदियां कौन कौन सी थी? तो उस समय सप्त सैंधव की जो 7 नदियां थी वो कौन कौन सी थी? तो हम पॉइंट बना के लिख रहे हैं, सप्त सैंधव की 7 नदियां, संधव की 7 नदियां, ये कौन सी है? ठीक है, सप्त सिंधव की 7 नदियां जो है वो कौन कौन सी है? तो एक तरफ हम नदी लिख दे रहे हैं, और दूसरी तरफ लिख रहे हैं इसका पुराना नाम, प्राचीन नाम, प्राचीन नाम। अभी वर्तमान समय की जो नदी है ना, उस समय किस नाम से उसे जाना जाता था? जैसे कि हम बात करें, पहली नदी का नाम है सिंधु। पहली नदी का नाम क्या है? सिंधु। सिंधु नदी को पहले जाना जाता था हिंदोस से। किस नाम से? हिंदोस। ठीक है, हिंदोस नाम से जाना जाता था, जिससे हम यहीं से नाम पड़ा, इसी नदी के नाम पर पड़ा हमारे देश का नाम हिंदुस्तान, हिंदोस, हिंदस। ठीक है, हिंदस बोला जाता था। दूसरी नदी है हमारी झेलम नदी, झेलम, झेलम नदी। इसको अभी वर्तमान में वितिस्ता, विटिस्टा, विटिस्टा इस नाम से जाना जाता है, VITISTA। ठीक है, और तीसरा जो नदी है, तीसरी नदी है हमारी सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। और इस नदी को अभी भी उसी नाम से जाना जाता है, सरस्वती नाम से। चौथी नदी है हमारी, चौथी नदी है चिनाब नदी। ठीक है, कौन सी नदी? चिनाब नदी। और इस चिनाब नदी को अभी कहा जाता है अस्किनी। क्या कहा जाता है? अस्किनी। ये प्राचीन नाम है। अभी तो चिनाब नदी कहा जाता है, प्राचीन नाम क्या है? अस्किनी था। उसके बाद रावी नदी, अभी हम लोग वर्तमान में उसे रावी नदी बोलते हैं, और इसका पुराना नाम था पारुशनी, पारुशनी। उसके बाद छठा जो आता है नदी, छठे नदी का नाम है व्यास, व्यास नदी। इसको बोला जाता था विपाशा, विपाशा नदी के नाम से जाना जाता था। और लास्ट है सतलज नदी, सतलज नदी, जिसे हम उस समय के लोग इसको शताद्रु कहते थे। क्या कहते थे? शताद्रु, शताद्रु नदी। ये था इनका, इस सप्त सैंधव नदियों का प्राचीन नाम। क्या था? प्राचीन नाम। कोई दिक्कत? ध्यान से समझिए, है ना। ये सारी नदियां हैं जिनका प्राचीन नाम हमने इधर लिख दिया, और वर्तमान समय में उसको उस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब है कि वैदिक काल की सभ्यता क्या थी, इसको कैसे समझेंगे। फिलहाल तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आपको आगे समझाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, आपको अगर कोई भी मन में प्रश्न चले तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आपके हर प्रश्न का जवाब हम इसी में दे दें। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगे तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये जो वैदिक काल है, इसे 2 हिस्से में बांट दिया गया है। वैदिक सभ्यता,
वैदिक सभ्यता या फिर वैदिक काल। सभ्यता या फिर हम क्या बोल सकते हैं, काल। इसे दो हिस्से में डिवाइड कर दिया गया है। एक है ऋग वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। पहला है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, एक का टाइम जोन अलग है, दूसरे का टाइम जोन अलग है। एक है 1750 बीसी से लेकर के 1000 बीसी के बीच, यानी 1750 बीसी से लेकर के 1000 बीसी के समय का जो अंतराल है वो ऋग वैदिक काल के अंतर्गत आता है। और उस 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का जो समय आता है वो किसमें आता है, उत्तर वैदिक काल में आता है। किसमें आता है, उत्तर वैदिक काल में। तो हम लोग इसका पहला टॉपिक पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल, जो कि अगले क्लास में पढ़ने का हम प्रयास करेंगे। कोई दिक्कत? ऋग वैदिक काल हम टॉपिक बना देते हैं 1750 बीसी टू 1000 बीसी के बिटवीन का जो टाइम पीरियड होगा, जो टाइम जोन होगा, वो ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाएगा, जिसे कि हम लोग अगली क्लास में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इनको अच्छे तरीके से हैंडल करें और आप इसे बार बार रिवीजन करने का प्रयास करें। हफ्ते में एक बार जरूर रिवीजन करें, बाकी का 1 घंटा ही आपको इसमें समय देना है, एक्स्ट्रा समय देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।